आज इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम किसी घटना के घटित होने की कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं, ये फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा एक नंबर होगा जो 0 और 1 के बीच होगा। सो 0 मीन्स इम्पॉसिबल, दैट इज़ जो इवेंट है उसके अक्कर होने की जो चांसेस हैं वो 0 हैं, वो अक्कर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। और प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब ये है कि वो श्योर है, ज़रूर घटित होगा। अगर हम कहें कि आज बारिश आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, दैट मीन्स आज ज़रूर बारिश आएगी। और हम कहें कि 0 है, दैट मीन्स आज बिल्कुल बारिश नहीं हो सकती। क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, तो इन प्रैक्टिकल जो प्रोबेबिलिटी है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में वो इनके बीच में ही रहेगी। अगर आप गूगल यूज करते हैं तो वो बता देता है कि आज कितने परसेंट चांस है कि बारिश होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी है। वो 40% का मतलब है 0.4। हमारे यहाँ परसेंटेज का मतलब है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो जो नंबर आता है वो प्रोबेबिलिटी है। द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द मोर लाइकली इट इज़ दैट द इवेंट विल अकर। जितनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उतने ही उस इवेंट के होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। द मेजर ऑफ चांस और likelihood for a statement to be true is called the probability of the statement। एक स्टेटमेंट के ट्रू होने के कितने चांस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं उस स्टेटमेंट की। An experiment is a process that yields an outcome। ये जो प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या थी कि कोई स्टेटमेंट है तो उसके ट्रू होने के कितने चांस हैं, उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। और हर वो प्रोसेस जिसका कुछ ना कुछ आउटकम आता हो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो बार बार हमारे सामने आ सकता है एग्जांपल्स में। तो एंड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंट, ये भी एक्सपेरिमेंट ही है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसका कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। लेकिन रैंडम वर्ड अगर आप इसमें जोड़ दिया गया है तो उससे जो है इसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस। तो पहली जो कंडीशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट की वो ये है कि जितने भी आउटकम उसके आ सकते हैं वो सारे के सारे हमें पहले से ही पता हो, कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हमें पहले से ही पता हो कि इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम की जो लिस्ट है वो ये है कि इनमें से आ सकता है। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, एग्जैक्ट आउटकम ऑफ एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट नोन इन एडवांस। और जो लिस्ट हमें पता है कि आउटकम्स की, उसमें से कौन सा आएगा ये पहले ना पता हो। ऐसा नहीं है कि गेम फिक्स हो, पहले से ही पता हो कि ये आएगा। तो दो ही कंडीशन है, पहली ये कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे हमें पहले से ही पता हों, और दूसरी ये कि अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो या उस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हो, चाहे कितनी भी बार दोहराओ, हर बार उसका जो आउटकम आएगा उसका पहले से उसकी कोई प्रिडिक्शन ना हो, पहले से हमें ना पता हो। आएगा उसी लिस्ट में से, लेकिन कौन सा आएगा ये पहले से पता ना हो।
थर्ड डेफिनेशन है सैंपल स्पेस की, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हमने कहा कि हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स का पहले से ही पता हो, तो उस सेट का भी एक नाम रख दिया गया है, वो क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसको हम कैपिटल एस जो है इससे डिनोट करते हैं यूजुअली। एन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस है तो उसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये एक सेट है, तो सेट के उसके एलिमेंट जो है वो क्या है, आउटकम्स। तो जो आउटकम्स हैं उनमें से कोई एक आउटकम को अगर आप ले लो तो उसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। तो इवेंट की डेफिनेशन क्या है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट और सैंपल स्पेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन हम देंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो डेफिनेशन यूज करेंगे, कंक्रीट डेफिनेशन, उसमें इवेंट और सैंपल स्पेस का ही रोल रहेगा, इन्हीं की टर्म्स में वो डेफिनेशन होगी। तो ये दोनों आपको क्लियर हो। सैंपल स्पेस है ऑल पॉसिबल आउटकम्स की कलेक्शन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट, और इवेंट है उसका कोई भी सबसेट। An event with probability 0 is called impossible event and with probability 1 is called sure event. Next है the complement of an event। अब इवेंट जो है वो तो सबसेट है एस का, यानी कि खुद भी सेट है। तो जैसे सेट थ्योरी में आपने कंप्लीमेंट पढ़ा, ऐसे ही कंप्लीमेंट जो है इवेंट का आप ले सकते हो, लेकिन कंप्लीमेंट लेने के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा वो ऐसे ही करेगा, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके अंदर, उससे बाहर आउटकम नहीं जा सकता। तो एक इवेंट का जो कंप्लीमेंट है वो क्या है, उसके अंदर वो सैंपल पॉइंट्स होंगे जो इसके अंदर नहीं है। ऑल सैंपल पॉइंट्स हैं एस के अंदर, उसमें से कुछ हैं ए के अंदर। तो ए कंप्लीमेंट में क्या होंगे, जो एस के अंदर तो हैं लेकिन ए के अंदर नहीं है, दैट इज एस माइनस ए। एस जो है यहाँ यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, अगर आप इसको सेट थ्योरी में जो कंप्लीमेंट की डेफिनेशन है उससे कंपेयर करो तो। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, अब दो इवेंट हैं, दोनों ही सेट हैं, तो इनका इंटरसेक्शन वही होगा जो यूजुअली आपका सेट का इंटरसेक्शन होता है, दैट इज द कॉमन पॉइंट्स टू ए एंड बी। जो कॉमन सैंपल पॉइंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं वो इनके इंटरसेक्शन में होंगे। यूनियन में कौन से होंगे, जैसे हम यूजुअल यूनियन करते हैं कि वो पॉइंट सैंपल पॉइंट ए के अंदर है वो भी आ जाएगा और जो बी के अंदर है वो भी आ जाएगा। रिपीट हम करते नहीं सेट के अंदर, क्योंकि रिपीटेशन से हमें कुछ नया नहीं मिलता। एक पॉइंट सैंपल पॉइंट को चाहे कितनी भी बार लिख लो वो काउंट नहीं होगा। दो इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे या डिसजॉइंट कहेंगे अगर उनके अंदर कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट ना हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, एज ए सेट वो डिसजॉइंट हो। तो ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड है ये ज़्यादा यूज करते हैं हम, ये डेफिनेशन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है ये फ्रेज कहेंगे इसको हम, ये ज़्यादा यूज करते हैं, डिसजॉइंट को इसमें कम यूज करते हैं। सेट थ्योरी में डिसजॉइंट वर्ड ज़्यादा यूज होता है, मतलब एक ही है। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन हमने देखी दो के लिए कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, लेकिन अगर एक लिस्ट है E1 E2 EN और ये सारी की सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से आप कोई भी दो इवेंट उठा लो, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आए, दोनों का इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन EJ इज एम्प्टी फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। भाई डिस्टिंक्ट उठाने पड़ेंगे क्योंकि सेम एलिमेंट को उठा लोगे, सेम इवेंट को उठा लोगे तो उसका तो खुद के साथ इंटरसेक्शन तो वो खुद ही आ जाएगा और वो तो एम्प्टी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जॉस्टिव वर्ड और यूज कर लिया है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि ये जो सारे इवेंट हैं ये मिलकर सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएं। यहाँ पर मिलाने का मतलब है यूनियन, यानी कि इनकी यूनियन जो है वो एस के इक्वल हो।
एग्जॉस्ट कर दिया हो एस को, सैंपल स्पेस को, यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर एक भी जो है एलिमेंट ऐसा ना हो जो इनमें ना आया हो कहीं ना कहीं। तो इसको अगर हम जनरली सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो 10th जो डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव की, ये हमें ये कहती है कि जो n इवेंट्स हैं ये S के सबसेट हैं सभी, और ऐसे सबसेट हैं जिनका यूनियन करें तो S आ जाएगा, और इंटरसेक्शन इनका देखें किसी भी दो डिस्टिंक्ट इवेंट्स का तो वो एम्प्टी रहेगा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हर एलिमेंट S का हर एलिमेंट किसी ना किसी EI के अंदर है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि हर एलिमेंट एग्जैक्टली एक इवेंट का मेंबर है। A collection of events is said to be equally likely if all the outcomes of the sample space have the same chance of occurring। अब सैंपल स्पेस के अंदर आपके थे सैंपल पॉइंट्स, तो सैंपल पॉइंट्स के आने के जो चांसेज हैं, अक्कर होने के जो चांसेज हैं, वो अगर सभी के सेम हैं तो हम कहेंगे इक्वली लाइकली उन इवेंट्स की कलेक्शन को। जो भी कलेक्शन है अगर सभी के अक्कर होने के चांसेस यानी कि सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है तो फिर हम कहेंगे इक्वली लाइकली। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं और वो बायस्ड कॉइन नहीं है, सिंपल जैसा कि आप हम रखते हैं ऐसा कॉइन है, तो उसके हेड और टेल आने के दोनों के जो चांस हैं वो सेम है। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट का एग्जाम्पल है, हेड और टेल। अगर हमारा रैंडम जो एक्सपेरिमेंट है वो है थ्रोइंग ए कॉइन, तो जो इवेंट है गेटिंग एन हेड और गेटिंग ए टेल, गेटिंग ए हेड और गेटिंग ए टेल, यानी कि हेड आने और टेल आने के जो इवेंट्स अगर हम डिफाइन कर दें तो वो इक्वली लाइकली है क्योंकि दोनों के सेम चांसेस है। नेक्स्ट है, अब ये हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है जिसको हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में। कब? जब सैंपल स्पेस जो है यानी कि आउटकम्स जो है वो फाइनाइटली मैनी हों। इफ S इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस, यानी कि जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो आउटकम है जो हमें एडवांस में पहले से ही नोन है, पहले से ही पता है कि क्या क्या आ सकते हैं, वो फाइनाइट ही हो, तो ये कहता है उसमें मान लेते हैं n एलिमेंट है, फाइनाइट है तो कोई उसका नंबर होगा, मान लेते हैं n एलिमेंट है S के अंदर, एंड A इज एन इवेंट, इवेंट मतलब सबसेट ऑफ S विद m एलिमेंट, उसके अंदर m एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है m जो है वो n से छोटा होगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू m बाई n, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस इवेंट के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हैं या कितने एलिमेंट हैं डिवाइडेड बाई टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट हैं। PA इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, या सिंपली हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो यहाँ से ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि m एंड n आर पॉजिटिव, सो 0 से नेगेटिव में जाने के कोई चांस नहीं है, दोनों पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और 1 से छोटी या 1 तक पहुँचेगी क्योंकि m के अंदर जो मैक्सिमम है एलिमेंट वो n हो सकते हैं क्योंकि A जो है वो सबसेट है S का, तो S के अंदर जो एलिमेंट है उससे ज़्यादा एलिमेंट तो A के अंदर नहीं हो सकते। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए को हम नोट ए से भी डिनोट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एम बाई एन। इसको यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज n माइनस एम डिवाइडेड बाई एम, क्योंकि नोट ए के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे, जो S के तो एलिमेंट हैं लेकिन A के एलिमेंट नहीं है। अब A के अंदर m एलिमेंट हैं
तो ऐसे एलिमेंट जो S में है और A में नहीं है, वो जो टोटल थे n माइनस दीज m, तो n माइनस m एलिमेंट होंगे A कंप्लीमेंट में। तो n माइनस m हो गया अब हमारा इवेंट, नोट A जो इवेंट है उसके अंदर n माइनस m एलिमेंट होंगे और डिवाइडेड बाई n ही रहेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में अब भी n ही एलिमेंट है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस हमने देख ली, सारी तो एकदम से याद भी नहीं होंगी, लेकिन एक दो बार आप लोग इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे तो जो जो ज़रूरी हैं, जो जो रिपीटेडली यूज होती हैं, वो ज़रूर आपको याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, आप जो भी बुक उठाओगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जो थोड़े से ठीक ठाक से एग्जांपल हैं वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, क्योंकि अगर सारे ही एग्जांपल्स हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो वीडियो जो है वो एक नहीं कई सारी बनानी पड़ेंगी एक एक टॉपिक पर। तो आप बुक से भी पढ़ें और इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल है 3 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। 3 जो है कॉइन्स को एक साथ टोस्ट कर दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 टेल्स आर ऑब्टेन्ड। अब देखिए 3 कॉइन्स को अगर आप टोस्ट करते हैं तो एक कॉइन की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं, हेड या टेल, 2 पॉसिबिलिटी है, और दूसरे कॉइन की भी 2 पॉसिबिलिटी है और तीसरे की भी। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि टोटल जो है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। वो हमने यहाँ एक्सप्लिसिटली लिख दिए हैं। तीनों हेड आ जाए, पहले 2 हेड हैं, उसके बाद टेल आ जाए, पहला हेड देन टेल देन हेड, टेल हेड हेड, इस तरह से आपके पास 8 जो है सैंपल पॉइंट्स हैं और सैंपल स्पेस के एलिमेंट हैं। 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज 8। अब हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, हमें वो सेट लेना है, उसको हम इवेंट जो है बोल देते हैं। तो इवेंट के लिए हम E यूज कर लेते हैं, E कैपिटल E, सेट का नाम रख दिया और उसमें उसकी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 टेल्स। तो इसमें से वो छाट लो जिसमें एटलीस्ट 2 टेल्स हो, यानी कि 2 टेल्स, ये 3 तो हैं, इसमें भी 2 टेल हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, या फिर तीनों टेल। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं ये हमारे E के मेंबर हो गए और प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी फिर 4 डिवाइडेड बाई 8। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है डेफिनेशन को समझने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। इसके 2 पार्ट हैं और दूसरे पार्ट में कहता है लीप ईयर हैज 53 संडेज। अब आपको पता है नॉन लीप ईयर के अंदर जो है 365 दिन होते हैं, 365 डेज। तो इसमें 52 वीक्स बनते हैं पूरे और एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। तो 52 टाइम्स तो सारे ही दिन आएंगे मंडे से लेकर संडे तक, तो 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, उसको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता। 53 संडे कब होंगे, जब वो एक दिन बचता है वो भी संडे हो और उसके पास ऑल पॉसिबल चॉइसेस कितनी है, 7। द एक्स्ट्रा डे कैन बी एनी ऑफ द 7 डेज। लेकिन हमारा जो इवेंट जो हमें चाहिए उसके अंदर कितने दिन है, एक, कि वो संडे ही हो। तो संडे हो इवेंट E के अंदर तो हमारे पास एलिमेंट हो गया 1, यानी उसकी कार्डिनलिटी 1 है और टोटल जो है सैंपल स्पेस के अंदर कितने हो गए, 7 डेज हैं। तो 1/7 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसी को अगर हम लीप ईयर के लिए देखें तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो इसमें भी 52 वीक्स होंगे, लेकिन अब की बार दिन जो है वो 2 बच जाएंगे। अब कोई स्टूडेंट इसको इस तरह से सोच सकता है कि एक दिन अगर संडे है तो दूसरा तो संडे हो ही नहीं सकता, वो तो मंडे होगा, या दूसरा दिन संडे है तो उससे पहले वाला तो सैटरडे होगा। लेकिन हमें 54 संडेज की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, हमें चाहिए 53 संडेज।
53 संडे होने के लिए जो 2 दिन है वो 2 तरह से सैंपल स्पेस बनाएंगे कि या तो वो पहला दिन सैटरडे हो, या हम पहले दिन पर फोकस कर लेते हैं। पहला जो दिन है वो या तो सैटरडे हो तो दूसरा दिन संडे हो जाएगा, हमारा जो हमें चाहिए इवेंट वो अक्कर हो जाएगा। और या फिर पहला ही दिन संडे हो तो दूसरा दिन चाहे कुछ भी हो हमें संडे मिल गया। तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हैं कि चाहे तो वो सैटरडे हो, हम पहले दिन पर फोकस कर रहे हैं, दूसरे दिन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो पहला दिन या तो सैटरडे हो या संडे हो, तो 2 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गई और टोटल उसके लिए चॉइस 7 ही है। तो 2/7 जो है प्रोबेबिलिटी आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। वन ऑफ देम विल बी ए संडे इफ फर्स्ट इज सैटरडे और इट इज संडे बट इट हैज 7 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पहला जो दिन है वो सैटरडे है या संडे है, दोनों में से कोई भी हो जाए तो हमारा जो इवेंट है वो अक्कर हो जाएगा, यानी कि 53 संडेज हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी इज 2/7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10 persons among whom are A and B sit down at random at a round table. Find the probability that there are 3 persons between A and B. 10 जो हैं आदमी बैठे हैं एक राउंड टेबल पर और उन्हीं में से A और B भी 2 हैं। इस चीज के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 3 पर्सन्स होंगे। इस तरह की सिचुएशन होगी, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और इनके बीच में 3 है। या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और इनके बीच में 3 मेंबर है। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि राउंड टेबल है तो पहले A को आप कोई भी सीट दे दो, लेट A टेक एनी सीट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोबेबिलिटी पर कि A कहाँ पर बैठा है। B को जब आप बिठाओगे तो फर्क पड़ेगा। जब A को आपने बिठा दिया है तो B के पास 9 चॉइसेस हैं, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। B के पास ऑल पॉसिबल चॉइसेस कितनी हैं, 9। लेकिन अगर बीच में आपको 3 का गैप रखना है, 3 पर्सन्स उन दोनों के बीच में हो, तो ये इसके राइट में 4th या इसके लेफ्ट में 4th पोजीशन पर हो, तो ये 2 आपकी फेवरेबल पोजीशंस हो गई B के लिए। But if there are 3 persons between them, then B has only 2 possible choices. So probability is 2/9. तो आप एग्जाम में भी कहीं पर अगर ये क्वेश्चन फेस कर रहे हो तो इस तरह से पिक्चर बना दोगे तो वो आपके लिए भी आसान होगा और एग्जामिनर के लिए भी आसान रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 bulbs are chosen at random from 26 bulbs आउट ऑफ विच 7 आर डिफेक्टिव। 26 जो है आपके पास 26 बल्ब्स हैं और आपको पता है कि इनमें से 7 जो है वो डिफेक्टिव हैं और फिर रैंडमली 5 को चूज करना है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो डिफेक्टिव बल्ब इज चोजन। कितने चांस है कि आपको डिफेक्टिव उनमें से उन 5 में से एक भी नहीं मिलेगा। तो सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हमें पता है कि वो कैसे निकाल सकते हैं। 26C5 भाई 26 में से 5, 26 में से 5 को चूज करना है, ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो सिंपली 26C5, 26 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 21 मतलब 26 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 65,780। इतने तरीके हैं 26 बल्ब्स में से 5 बल्ब चूज करने के। नाउ देयर आर 19 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। 19 तो जो है वो नॉन डिफेक्टिव हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो चूज किए वो सारे इन 19 में से ही हो, तो उसके लिए जो है फेवरेबल जो आउटकम है वो 19C5 होगा और वो होगा 11,628। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, जो भी नंबर आएगा वही प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल है।
A bag contains n white and n red balls. n भी हमें पहले से नहीं बताया है कि कितना है। जितनी white balls हैं उतनी ही red balls हैं। पेयर ऑफ बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। दो दो करके बॉल्स को हम निकाल रहे हैं और दोबारा से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको खाली कर देना है। दो दो करके निकाल रहे हैं। n बार n टाइम्स जब आप निकाल लोगे तो वो एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। until the bag is empty. Show that the probability that each pair of one white and one red ball drawn is this. ये कहता है कि हर बार ऐसा हो कि एक वाइट निकले और एक रेड, बहुत कम चांस है। अगर आप देखो कि 20 बॉल मान लो वाइट हैं और 20 रेड हैं, तो हर बार आप रेंडमली दो दो चूज करो और हर बार कभी भी एक कलर की दोनों ना आए, ऐसे चांसेस बहुत ही कम है, तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम होगी। यह है 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2n/n। तो इसको हम देखते हैं कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। द बैग कंटेन्स 2n balls. Since the pairs are drawn without replacement, the total number of outcomes in sample space. सबसे पहला काम हमारा है सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने का कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं। तो सैंपल स्पेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम दो बॉल्स को ड्रा करेंगे। टोटल बॉल्स 2n है, उसमें से दो चूज करनी है। सो दिस नंबर इज बाय कॉम्बिनेशन थ्योरी 2nc2। 2n में से 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम्स जो है बॉल्स रह जाएंगी 2n-2 और उनमें से भी आपको चूज करनी है 2। फिर है 2n-4 रिमेनिंग्स और उसमें से, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेस हो नहीं रही, तो हर बार दो बॉल्स जो है वो कम हो जाती है। सो प्रोडक्ट अगर हम इन सब की ले लेंगे तो हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है 2nc2, 2n-1c2, 2n-4c2, क्यों? क्योंकि दो बॉल्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तो इस तरह से लास्ट में जो है दो ही बॉल बचेंगी और उन्हीं को सिलेक्ट करना है। तो इसकी जो NCR की जो डेफिनेशन है उसको लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n-2 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में वो न्यूमरेटर में है, इस तरह से ये कैंसिल होते चले जाएंगे और ऊपर बचेगा 2n फैक्टोरियल और नीचे जो है ये जो 2 फैक्टोरियल ये सारे बच जाएंगे, लेकिन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, तो ये सारे हमें बस ये देखना है कि कितने हैं। हर डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है, न्यूमरेटर्स जो हैं वो सारे कैंसिल होते जा रहे हैं इनसे, डिनोमिनेटर्स की एक एक टर्म से, और नीचे 2 बच रहा है हर डिनोमिनेटर में, हर टर्म के डिनोमिनेटर में। तो हमें देखना है टर्म्स कितनी है। तो आप देखोगे ये 0 था, यहाँ पर 2 है, नहीं यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, इस तरह से 2n-4, 2n-2, 2n, तो ये सारी n टर्म्स हैं। यहाँ पर आप देखें तो 2n है, लेकिन एक एक कम नहीं हो रहा, दो दो कम हो रहे हैं, यानी अल्टरनेट है, तो ये टोटल जो टर्म्स हैं वो n है। सो 2 रेज टू द पावर n आ गया नीचे। ये है सैंपल स्पेस, अभी हमने फाइंड आउट किया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे फेवरेबल जो हमारे इवेंट हैं उसमें कितने एलिमेंट हैं। नाउ सपोज E इज द इवेंट इन विच, E वही इवेंट हम मान लेते हैं जिसमें जैसा हमें आउटकम चाहिए, यानी इन विच द पेयर ऑफ बॉल ड्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 वाइट एंड 1 रेड बॉल। हर पेयर में एक वाइट है और एक रेड है। देन द फर्स्ट पेयर कैन बी चोजन इन n×n वेज। पहला जो पेयर है, क्योंकि एक बॉल आपको n में से एक सिलेक्ट करनी है और दूसरी भी रिमेनिंग n में से, क्योंकि वो दूसरे n अलग बॉल हैं, ये n अलग कलर की बॉल है। तो वाइट में से एक चाहिए, n वाइट में से एक, तो n आपके पास चॉइस है, और n रेड बॉल्स में से भी आपको एक चूज करनी है, तो उसके लिए भी
n चॉइस हैं और दोनों को चूज करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो पेयर, सेकंड पेयर जब आप चूज करोगे तो आपके पास n वाइट नहीं n-1 वाइट बची होंगी और n-1 रेड बची होंगी, तो फिर आपको n-1 में से एक चूज करनी है वाइट और n-1 बॉल्स में से एक चूज करनी है रेड। तो उसके जो नंबर ऑफ वेज हैं वो इन दोनों की अगेन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और इस तरह से आप एक एक करके पेयर चूज करते रहोगे, ये एक एक घटता रहेगा, कम होता रहेगा। सेकंड लास्ट में जब आप चूज करोगे तो 2 वाइट होंगी, 2 रेड होंगी, तो दोनों में से एक एक चूज करनी है, तो 2 इंटू 2 वेज होंगे और लास्ट में जो nth टाइम्स nth पेयर जब आप चूज करोगे तो एक वाइट बची होगी, एक रेड बची होगी, उसके लिए आपके पास एक ही तरीका होगा। तो अब ये फेवरेबल आउटकम्स जो हैं ये कितने हैं, अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप, क्योंकि सभी टर्म्स में स्क्वायर में है, तो एक साथ इनको लिखकर स्क्वायर ऊपर लगा दो और ये जो नंबर है स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, इसका मतलब सभी टर्म्स का स्क्वायर है। लेकिन ये जो ब्रैकेट में है ये तो n फैक्टोरियल के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी अब हम बाय डेफिनेशन आसानी से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स जब डिवीजन में जाएगा तो ये 2 रेज़ टू द पावर n जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। और इस तरह से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2n फैक्टोरियल जो है इसको ये जो n फैक्टोरियल का स्क्वायर था इसको मैं नीचे ले आया हूँ, तो ये नीचे जाएगा 2n फैक्टोरियल से भी नीचे, और इसको मैंने n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिख दिया है, तो ये बन गया 2ncn बाई डेफिनेशन ऑफ कम्बिनेशन, और ये 2 रेज़ टू द पावर n है। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ E एंड F आर, अब एग्जाम्पल नहीं, अब छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। तो इफ E एंड F आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। ये तो सेम है, लिखने का तरीका अलग है, E और F लिख दो या E यूनियन F लिख दो, बट दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। लेकिन ये कब है, जब दोनों E और F कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मतलब कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है इनके बीच में। तो मान लेते हैं E के अंदर M1 एलिमेंट हैं और F के अंदर आपके M2 एलिमेंट हैं और सैंपल स्पेस में N एलिमेंट हैं। तो क्योंकि कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यूनियन के अंदर जो है वो M1 प्लस M2 एलिमेंट होंगे। तो यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई n होगी, सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है। लेकिन इसको तो आप इस तरह से लिख सकते हो m1 डिवाइडेड बाई n प्लस m2 डिवाइडेड बाई n, और ये क्या थी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E थी m1 डिवाइडेड बाई n, और ये m2 डिवाइडेड बाई n क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ f। तो ये बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन से ही जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये रिजल्ट केवल और केवल तब है जब वो E और F कैसे हैं, डिसजॉइंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड ज़्यादा यूज होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। डिसजॉइंट वर्ड जो है वो कम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। तो आप ध्यान रखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब वही है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और कॉमन नहीं है इसीलिए यूनियन में आप ये कह पाए, अदरवाइज फिर वो माइनस करना पड़ता है इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट हैं, वो भी अभी रिजल्ट आएगा। सेट थ्योरी से ही काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अब हम कहते हैं 2 की जगह पर अगर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, बिल्कुल उसी थ्योरम की एक्सटेंशन है, उसमें 2 इवेंट थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपने कहा कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटीज की सम के बराबर होगी। तो यहाँ पर n जो है इवेंट हैं, n के लिए वही बात हमें प्रूव करनी है। क्योंकि हम 2 इवेंट्स के लिए इस रिजल्ट को कर चुके हैं, तो अब हमारे लिए ये रिजल्ट प्रूव करना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज कर लें। तो n = 1 के लिए देयर इज़ नथिंग टू प्रूव,
क्योंकि यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और राइट हैंड साइड में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। 2 के लिए हमने अभी अभी प्रूव किया ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो हम मान लेते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट देयर आर k प्लस 1 इवेंट्स। तो हमने मान लिया कि अगर k सेट इवेंट्स की यूनियन है लेफ्ट हैंड साइड में और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो उनकी प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर है। और यही बात हम k प्लस 1 इवेंट्स के लिए प्रूव करना चाहते हैं, जो कि अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि k प्लस 1 इवेंट्स की यूनियन को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं कि k इवेंट्स की यूनियन और वो जो सेट आया यूनियन होने के बाद उसके साथ k प्लस 1th इवेंट की यूनियन। और अब मैं इसमें प्रोबेबिलिटी अगर इसकी निकालना चाहूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो वो इस राइट हैंड साइड के जो दो इवेंट हैं, अब मैं इनको दो कहूँगा क्योंकि ये एक इवेंट बन चुका है और इनकी प्रोबेबिलिटीज के बराबर है बाई आवर प्रीवियस रिजल्ट। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों में से, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी है, इस पर हम अपनी इंडक्शन हाइपोथेसिस जो हमने मान लिया था कि n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है रिजल्ट, ये अप्लाई कर देंगे तो ये जो है इनके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर हो जाएगी। और ये अकेले प्रोबेबिलिटी है ही जिसको सम ही करना है, तो रिजल्ट जो है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। और बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। तो चाहे कितने भी इवेंट्स हों, अब मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये कहता है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट रिजल्ट है, बिल्कुल सिंपल सा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब तक हम जो कह रहे थे E1 E2 EN को, अब तक हम कह रहे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली, और उसके लिए प्रोबेबिलिटीज का जो यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर थी। अब इसने कहा दीज आर एग्जॉस्टिव आल्सो, दैट मीन्स देयर यूनियन इज इक्वल टू S। तो फिर ये कहता है कि जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने निकाली है, क्योंकि ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर है। यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर है, ये लास्ट थ्योरम में हमने किया है। और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ S 1 है, तो दिस सम मस्ट बी 1। इसी से आपको एक छोटी सी कोरोलरी मिलेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यूज होगी। अब देखिए, अब ये जो E और F है इनके बारे में कुछ नहीं कहा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, ये एग्जॉस्टिव है या नहीं है। आर्बिट्रेरी रैंडम इवेंट्स, आर्बिट्रेरी टू इवेंट्स, कोई भी इवेंट, कोई भी दो सैंपल स्पेस के सबसेट, डिसजॉइंट हो ना हो, एग्जॉस्टिव हो ना हो, एक जनरल रिजल्ट है। यूजुअली हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जनरल रिजल्ट को पहले प्रूव करते हैं और फिर उससे स्पेसिफिक रिजल्ट्स को ड्रा कर लेते हैं क्योंकि वो आसान होते हैं। यहाँ पर हमने जो अप्रोच ली है ये बाबूराम जी की बुक से है, काफ़ी कुछ मटेरियल इसमें। तो उन्होंने जो अप्रोच ली है वो क्या है, उन्होंने पहले स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लिए हैं और फिर सेट थ्योरी को और उन रिजल्ट्स को, जो सिंपल रिजल्ट थे उनको यूज करके थोड़े जो डिफ़िकल्ट या जनरल जो रिजल्ट हैं उन तक पहुँचे हैं। तो ये उनसे थोड़ा जनरल है क्योंकि यहाँ पर जो डिसजॉइंट या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने की जो कंडीशन है उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट, E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो E की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो वेन डायग्राम जो है यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये देखने के लिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल
ये ई है, ये एफ है, ये उनका इंटरसेक्शन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट क्या है, वो यही पोर्शन है। एफ कंप्लीमेंट के साथ ई का जो इंटरसेक्शन है वो ई माइनस एफ के बराबर है। और ई माइनस एफ को आप ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ई के पास था ही नहीं, तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट तो इस इंटरसेक्शन को ही होना है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट जो कि ये है, और ई इंटरसेक्शन एफ जो कि ये एरिया है, ये दोनों अगर हम सेट ले लें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और इनका जो यूनियन है वो ई के बराबर है। तो ई के टर्म्स में अगर देखें तो एग्जॉस्टिव भी है। अगर सैंपल स्पेस एस की बजाय हम ई को कंसीडर करें तो ई के लिए तो ये जो दो सेट हैं ये ऐसे हैं कि इनकी यूनियन ई के बराबर है और आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ई की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगी प्रीवियस रिजल्ट से। और यहाँ से बस आपको इसको उधर ले जाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। हालांकि हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं रिजल्ट को, ये भी अच्छा रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक इवेंट है ई, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्यों? क्योंकि ये दो सेट जो हमने लिए ये कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और ई के लिए एग्जॉस्टिव भी हैं, एस के लिए नहीं, ई के लिए एग्जॉस्टिव है। लेकिन क्योंकि हमें इसे आगे यूज करना है तो हमें जो है इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। और अगर एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है तो फिर ये एक स्टेप तो आपको लिखना ही है। हम इसे यूज करेंगे जर्नल जो रिजल्ट है उसको प्रूव करने में। नेक्स्ट करोलरी है, नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो है ई और एफ अगर दो इवेंट हैं और एफ जो है वो सबसेट है ई का, एफ इज सबसेट ऑफ ई, एफ इज कंटेन्ड इन ई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू ई। कि छोटा जो इवेंट है, स्मॉलर जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम ही होगी। तो इसको भी बड़ी आसानी से देख सकते हो, ई को आप तोड़ सकते हो एफ और ई माइनस एफ के यूनियन में। ये ई माइनस एफ है जो रिमेनिंग पोर्शन है और ये एफ है। तो एफ और ई माइनस एफ जो है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं और यूनियन जो है वो ई के बराबर है। तो इस तरह से इन दोनों को आप यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर होगी। और अब ये दोनों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव तो होती नहीं, पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर आप हटाओगे तो ये जो है कम हो जाएगा। मतलब इसको ये नंबर जोड़ने से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में ये नंबर जोड़ने से इसके बराबर आया है, तो इस नंबर को अगर आप हटाना चाहते हो तो ये जो है ये तो उससे कम है या मैक्सिमम बराबर है। अगर ये 0 हो जाए तो बराबर है, अदरवाइज कम है। अब है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये है वो जनरल रिजल्ट जिसके लिए हम ये करोलरीज वगैरह यूज करेंगे, जो अभी अभी हमने इससे ये जो करोलरी की थी इसको हम यूज करके इस जनरल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब फिर से आर्बिट्रेरी इवेंट है, यानी कि कोई म्यूचुअली एग्जिस्टिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं किया है। आर्बिट्रेरी इवेंट है ई और एफ, तो इनकी यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इसके बराबर होगी। अगर आप सेट थ्योरी में चले जाएं एक मिनट के लिए तो इसको ई यूनियन एफ के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट का एक आपके पास रिजल्ट है, उसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सेम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट की जगह पर क्या है,
प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस होना है, तो वो तो राइट हैंड साइड में भी वही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी वही रहेगा, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो वहां से भी इस रिजल्ट को आप डिराइव कर सकते हो। अगर आप प्रोबेबिलिटीज निकालो तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की टर्म्स में ही आती हैं, और ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि वो उसके बराबर ही होता है। तो अगर बोथ साइड्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटीज के बराबर आ जाएगा और रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो अब तक पढ़ा है उसको यूज करके प्रोबेबिलिटीज की जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं उन्हीं को यूज करके हम इसको डिराइव करेंगे। तो अभी हमने देखा कि E इंटरसेक्शन F नोट यूनियन F इज इक्वल टू E यूनियन F। मैंने यहाँ पर उसकी पिक्चर नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख लिया था। E इंटरसेक्शन F नोट तो ये पोर्शन है, और F ये कंप्लीट है, अब की बार इंटरसेक्शन वाला नहीं, इंटरसेक्शन वाला भी और इधर वाला भी, ये F है और ये है E इंटरसेक्शन F नोट। ये दोनों की अगर यूनियन देखें तो E यूनियन F के बराबर है, लेकिन ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। E और F तो एक्सक्लूसिव नहीं थे, लेकिन E इंटरसेक्शन F नोट और F ये कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो दोनों की यूनियन तो E यूनियन F है और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो रिजल्ट है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर होगी इस यूनियन की प्रोबेबिलिटी। अब हम वो कोरोलरी यूज कर लेते हैं कि E इंटरसेक्शन F नोट की प्रोबेबिलिटी तो E की प्रोबेबिलिटी माइनस उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, और यहाँ पर इसको रिप्लेस करते ही जो लॉ ऑफ एडिशन है वो आपको मिल जाएगा। तो बड़ा आसान है। अगर आपसे कोई ये एग्ज़ाम में पूछ ले तो आपको पहले वो कोरोलरी प्रूव करनी पड़ेगी और ये रिजल्ट भी प्रूव करना पड़ेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जो है आप सीधा सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हो। और ये बड़ा आसान था, आपने देखा इसमें केवल डेफिनेशन यूज हुई थी। तो इन दोनों रिजल्ट्स को पहले आप प्रूव करोगे और फिर इसके अंदर यूज करोगे, क्योंकि इन दो रिजल्ट्स को यूज करने के बाद इसके अंदर कुछ नहीं है। दोनों रिजल्ट्स अगर इकट्ठे यूज कर लोगे तो फिर उससे डायरेक्ट आप कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टू फेयर डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल्स और अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। दो डाइस फेंकी एक साथ, तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि या तो दोनों पर सेम नंबर आए, डबल्स मीन्स 1 1 2 2 इस तरह से सेम ही नंबर हो दोनों पर, या फिर जो सम है वो 3 का मल्टीपल हो। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस के अंदर तो 36 एलिमेंट होंगे, क्योंकि एक डाइस जो है उसकी पॉसिबल आउटकम 6 है और दूसरी के भी 6 हैं, तो दोनों के एक साथ अगर देखें तो 6 × 6 36 है। मान लेते हैं E1 जो इवेंट है वो है गेटिंग डबल्स और E2 जो इवेंट है वो है गेटिंग सम एज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो E1 जो है उस इवेंट में कौन कौन से उसमें जो है ये सैंपल पॉइंट्स होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इसमें हमें पता है कि 6 एलिमेंट हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 6 डिवाइडेड बाई 36 बाई डेफिनेशन। E2 जो है उसमें हमने लिया है कि सम जो है वो 3 का मल्टीपल हो, तो इसके अंदर ये 12 आपके पास सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। फेवरेबल जो है आउटकम 12 है, 1 2 2 1 ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएंगे, 9 9 ये 12, और ये दो और बचे हुए 6 6 वाले। तो E2 के अंदर 12 जो है एलिमेंट है, तो E2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 12/36। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं कई बार कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन हमें निकालनी है, तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी में अगर इनका सम कर दोगे
तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो E1 और E2 के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये जो इंटरसेक्शन में दो इवेंट हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको निकालनी पड़ेगी और वो आएगी 2/36 और उस सम में से इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और यहाँ से आपका फिर आ जाएगा 16/36 आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है की बार और दोनों ए नोट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है और बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से निकाल लोगे 1 माइनस ए नोट की प्रोबेबिलिटी से, तो 0.35 आ गया। और यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी सम के बराबर होगी प्रोबेबिलिटीज़ के, तो यहाँ से आप बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है उसमें से ए की जो प्रोबेबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करके।